हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। हमने पिछले लेक्चर में बात किया था यूपी बोर्ड कक्षा 10 हिंदी मीडियम के रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बात किया था। रासायनिक अभिक्रिया है क्या, रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितने हैं, उन सब के बारे में बात किया था। आज हम चर्चा करेंगे इसी लेसन के अगले लेक्चर रासायनिक समीकरण के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रासायनिक समीकरण है क्या, रासायनिक समीकरण कहते किसे हैं। तो उससे पहले हम आइए बात करते हैं समीकरण है क्या। समीकरण इक्वेशन है क्या। इक्वेशन एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन है जो हमें किसी भी चीज, किसी भी वस्तु की व्याख्या करने के बारे में बताता है। तो क्या लिखेंगे कि समीकरण एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन है जो हमें बताता है किसी भी वस्तु के बारे में या वस्तु की व्याख्या करने के बारे में। तो आइए हम देखते हैं। मान लीजिए x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे। जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगी, x की वैल्यू -1 आएगी। तो यही चीज़ क्या चीज़, या हम x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 इसकी व्याख्या करें। इसकी जब व्याख्या करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी -1। यही चीज़ क्या कहलाएगा, रासायनिक अभिक्रिया के लेशन का समीकरण कहलाएगा। अब हम समीकरण के बारे में बात कर चुके हैं, तो इसके अगले टॉपिक, मेन टॉपिक रासायनिक समीकरण के बारे में बात करेंगे, केमिकल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। केमिकल इक्वेशन होता क्या है, रासायनिक समीकरण कहते किसे हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण एक ऐसा समीकरण है जो हमें बताता है कि रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन से अभिकारक क्रिया कर रहे हैं और क्रिया करने के बाद कौन कौन से उत्पाद बना रहे हैं। यही चीज क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण में क्या लिखेंगे बच्चों, रासायनिक समीकरण ऐसा समीकरण है जो हमें बताता है कि रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन से अभिकारक क्रिया कर रहे हैं, क्रिया करने के बाद कौन कौन से उत्पाद बना रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए, हम यहां पे देखते हैं अभिकारक में H2 हाइड्रोजन प्लस O2 ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके जल का निर्माण कर रहे हैं। तो यही समीकरण क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण कहलाएगा। तो बच्चों नोट कर लीजिए रासायनिक समीकरण। बच्चों अब हम बात करेंगे रासायनिक समीकरण को कितने प्रकार से व्यक्त करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं रासायनिक समीकरण को हम निम्न दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। निम्न दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। जैसे पहला, तो रासायनिक अभिक्रिया को कितने प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, दो प्रकार से। एक पहला लिखेंगे शब्दों के द्वारा, दूसरा है यौगिक के सूत्रों के द्वारा। तो हम पहले सबसे पहली बात करते हैं शब्दों के द्वारा। शब्दों के द्वारा जैसे लिखेंगे, शब्दों के द्वारा में हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा देंगे तो क्या मिलेगा, जल। तो जल मिलेगा। तो क्या है ये, शब्दों के द्वारा रासायनिक समीकरण को प्रदर्शित करना, ये हुआ शब्दों के द्वारा। अब हम बात करेंगे रासायनिक यौगिकों के द्वारा।
यहाँ पे हमने क्या किया, रासायनिक यौगिकों के सूत्रों के द्वारा, जैसे कार्बन का सूत्र क्या है, कार्बन का सूत्र C है, संकेत C है, और ऑक्सीजन का O2। तो ये कार्बन को ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा दिए, क्रिया कराने के बाद CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो ये हुआ हमारा रासायनिक समीकरण को कितने विधि द्वारा व्यक्त किया जाता है इसके बारे में। अब हम चर्चा करेंगे रासायनिक समीकरण कितने प्रकार की होती हैं। रासायनिक समीकरण मुख्य रूप से सिर्फ दो ही प्रकार के होते हैं, एक संतुलित एक असंतुलित। अब हम दोनों के बारे में बात करेंगे, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, इन सब के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं हाइड्रोजन की संख्या H2, हाइड्रोजन में परमाणुओं की संख्या 2, क्लोरीन में परमाणुओं की संख्या 2। उधर ये उत्पाद हुआ, उत्पाद में परमाणुओं की संख्या दोनों में 2 है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, हाइड्रोजन के में 1 है, यहाँ पे 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, 2 1 जा 2। इसी तरह क्लोरीन में भी 2 से गुणा कर देंगे, 2 1 जा 2। तो इसलिए दोनों अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या दोनों में बराबर है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, संतुलित समीकरण। तो बच्चों समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे असंतुलित समीकरण के बारे में। असंतुलित समीकरण ऐसा समीकरण जिनके अभिकारक एवं उत्पाद में परमाणुओं की संख्या अलग अलग हो, असंतुलित समीकरण कहलाते हैं। क्या लिखेंगे, असंतुलित समीकरण में ऐसा समीकरण जिनके अभिकारक एवं उत्पाद में परमाणुओं की संख्या अलग अलग हो, असंतुलित समीकरण कहलाती हैं। नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल उसके पहले देख लीजिए, उसके बाद नोट करिए। हम देखते हैं सबसे पहले उत्पाद, ये अभिकारक है, ये अभिकारक है, ये उत्पाद है। अब एक एक नंबर के आधार पे देखें। सबसे पहले हम देखेंगे धातु में सोडियम की संख्या यहां पे कितनी है, सोडियम के परमाणुओं की संख्या 1। यहां पे सोडियम के परमाणुओं की संख्या कितनी है, 1। उत्पाद में भी सोडियम के परमाणुओं की संख्या 1, तो यानी कि ये दोनों तो बराबर हैं। अभी अगली क्रिया देखते हैं, क्लोरीन। यहाँ पे क्लोरीन की संख्या कितनी है परमाणुओं की, 1। यहाँ पे क्लोरीन में परमाणुओं की संख्या 2 है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे क्लोरीन में परमाणुओं की संख्या 1 है, यहाँ पे क्लोरीन में परमाणुओं की संख्या 2 है। अब इसी डिफिनेशन के आधार पे देखो, इस डिफिनेशन में क्या कहा गया था, ऐसा समीकरण जिनमें अभिकारक एवं उत्पाद के परमाणुओं की संख्या अलग अलग हूं। अब यहां पे देखिए चेंजिंग हुआ ना, क्लोरीन की यहां परमाणुओं की संख्या 1 थी, यहां पे उत्पाद में 2 हो गई। तो यहां पे क्या हुआ, परमाणुओं की संख्या में चेंजिंग हुई। यही चीज क्या कहलाती है, असंतुलित समीकरण। नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे असंतुलित समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। यह आपने बहुत से टीचरों से पढ़ा है, असंतुलित समीकरण को संतुलित करना, लेकिन हम आज कुछ इसमें एक्स्ट्रा बताएंगे, कुछ अलग सी बातें बताएंगे जो आप लोग नोट करेंगे। उसको ध्यान से सुनिए और उसके बाद कमेंट करिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। असंतुलित समीकरण को संतुलित करने का नियम कैसे संतुलित करते हैं। सबसे पहले हम धातु को संतुलित करते हैं, फिर उसके बाद अधातु को संतुलित करते हैं। अधातु को संतुलित करने के बाद हम फिर से धातु को देखते हैं, अगर धातु संतुलित है तो उसको छोड़ देंगे, संतुलित नहीं है तो फिर से हम धातु को संतुलित करते हैं। फिर वही क्रिया होगी। फिर अगर धातु संतुलित हो गया
उसके बाद हम फिर से अधातु को देखते हैं, अधातु भी संतुलित है, तो फिर हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। ऑक्सीजन को संतुलित करने के बाद हम फिर से धातु को संतुलित करेंगे, अगर संतुलित है तो छोड़ देंगे, नहीं फिर से धातु को संतुलित करेंगे। उसके बाद फिर से अधातु को संतुलित करेंगे, अधातु को संतुलित करने के बाद फिर से ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। अगर तीनों संतुलित हैं तो उसके बाद हम लास्ट में हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे। अब आप लोग को इस बात से कंफ्यूज होंगे आप कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अधातु क्यों नहीं कहा गया, इसको अलग से, इसको बाद में संतुलित करेंगे। ये भी अधातु है लेकिन हम इसको क्या करेंगे, बाद में संतुलित करेंगे। ठीक है, इसको अब हम धातु अधातु को पहचान के लिए एक ग्राफ बनाएंगे जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजिंग नहीं होगी, आप आराम से उस धातु अधातु के बारे में पहचान सकते हैं, कौन सा धातु है कौन सा अधातु है। तो आइए देखते हैं धातु और अधातु के बारे में। पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं। कितने? पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में 118 तत्व हैं। उन 118 तत्व में सिर्फ 21 जो हैं वो नॉन मेटल हैं। 118 एलिमेंट्स में सिर्फ 21 नॉन मेटल यानी कि 21 अधातु हैं, बाकी जितने भी चीजें हैं वो सब धातु हैं। अब आप लोग कंफ्यूज होंगे, ये सर जो चार्ट बनाए हैं इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इसको कैसे हम समझेंगे। तो आइए चार्ट को भी हम समझा देते हैं कैसे याद करना है। सबसे पहले बाल गंगाधर इंडियन तिलक, काशी गए संत प्रभु, उसके बाद नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, ओस से टेपो, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन 18, हीना नीना और करीना जीना रीना। तो ऐसे करके आप इसको लिख लेंगे। उसके बाद इसमें से क्या करेंगे हम, सिर्फ देखिए धातु तो 97 है, तो धातु को याद करना थोड़ा असंभव सा जैसा लग रहा है, लेकिन असंभव कोई चीज नहीं होती। अब हम क्या करेंगे, नॉन मेटल सिर्फ 21 है, अधातु सिर्फ 21 है, इसलिए सिर्फ हम अधातु पे फोकस करेंगे। अधातु को अगर पहचान जाएंगे तो पहले अपने आप समझ में आ जाएगा कि धातु कौन सा है। तो हम जब संतुलित समीकरण को संतुलित करेंगे तो सबसे पहले धातु को संतुलित करेंगे, उसके बाद अधातु को संतुलित करेंगे, अधातु में फिर उसके बाद ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे, ऑक्सीजन को संतुलित करने के बाद हम हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे। तो आप ये जो नंबरिंग करके दिया है नियम उसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम एग्जाम्पल्स देखते हैं, नोट कर लीजिए। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल्स कराते हैं, असंतुलित समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। तो H2 प्लस Cl2 की क्रिया, जब H2 से की क्रिया Cl2 के साथ करा देंगे HCl बनेगा। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे अभिकारक की परमाणुओं की संख्या और उत्पाद की परमाणुओं की संख्या दोनों बराबर है कि नहीं। अगर बराबर नहीं है तो वो असंतुलित है। तो H की परमाणुओं की संख्या 2, यहाँ पे उत्पाद में परमाणुओं की संख्या 1, क्लोरीन की में परमाणुओं की संख्या 2, यहाँ पे क्लोरीन की परमाणुओं की संख्या 1, यानी कि ये समीकरण असंतुलित है। इस समीकरण को हम संतुलित करेंगे तो देखते हैं संतुलित कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले किसको संतुलित करेंगे, Cl को। तो Cl को संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाइड्रोजन भी संतुलित हो गया और क्लोरीन भी संतुलित हो गया। तो एग्जाम्पल्स नंबर पहला आपने नोट किया, समझ में आया, ओके। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। एग्जाम्पल में NaCl की क्रिया H2O के साथ कराएं। H2O के साथ कराने पर NaOH प्लस Cl2 प्लस H2O बना। तो हमने आपको संतुलित करने के लिए कुछ 4 नियम दिए थे। नियम में क्या बताया था, सबसे पहले हम धातु को संतुलित करेंगे, फिर उसके बाद अधातु को संतुलित करेंगे, अधातु को संतुलित करने के बाद क्या करेंगे, हम फिर से वही प्रोसेस धातु पे जाएंगे, धातु संतुलित है या नहीं, अगर संतुलित है तो छोड़ देंगे, नहीं संतुलित तो फिर से धातु को संतुलित करेंगे, फिर उसके बाद अधातु को, फिर ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन को। तो सबसे पहले हम किसको संतुलित करेंगे, धातु को। तो धातु इसमें क्या है, 21 अधातु हैं। 21 अधातु में कौन सा इसमें मैच नहीं कर रहा है इस समीकरण में, Na सोडियम। सोडियम क्या है, धातु है। तो सबसे पहले किसको संतुलित करेंगे, सोडियम को। तो सोडियम, अभिकारक में सोडियम की संख्या 1, उत्पाद में सोडियम की संख्या 1,
तो सोडियम क्या है, संतुलित है, बैलेंस है पूरी तरीके से। तो हम क्या करेंगे, अब इसके आगे बढ़ेंगे। अधातु में, अधातु क्या है, Cl, क्लोरीन। क्लोरीन में अभिकारक में क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी है, 1। यहां पे उत्पाद में क्लोरीन की संख्या कितनी है परमाणुओं की, 2। तो क्या है, ये असंतुलित है। तो हम क्या करेंगे, क्लोरीन को संतुलित करेंगे। तो क्लोरीन को संतुलित करने के लिए NaCl में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्लोरीन की संख्या कितनी हुई, 2। यहां पे क्लोरीन की संख्या कितनी हुई, 2। तो हमने बताया था ना, पहले धातु को संतुलित करेंगे, फिर उसके बाद अधातु को संतुलित करेंगे। अधातु को संतुलित करने के बाद फिर से धातु को देखेंगे। ठीक है, तो हमने धातु को संतुलित किया। अब क्या करेंगे, धातु को देखेंगे संतुलित है कि नहीं। अगर संतुलित है तो उसको छोड़ेंगे, नहीं तो फिर उसको संतुलित करेंगे। तो बात करते हैं सोडियम। सोडियम यहां अभिकारक में सोडियम की परमाणु संख्या कितनी हो गई, 2। उत्पाद में कितनी है, 1। तो यानी कि सोडियम जो है, धातु जो है, वो अभिकारक में उसकी परमाणुओं की संख्या 2 है, उत्पाद में परमाणुओं की संख्या 1 है। तो ये असंतुलित है। इसको संतुलित करने के लिए उत्पाद में क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सोडियम की परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, यहां पे उत्पाद में 2, अभिकारक में कितनी है, 2। तो अब क्या हुआ, सोडियम और क्लोरीन, क्लोरीन की परमाणु संख्या 2, यहां भी क्लोरीन की परमाणु संख्या 2 1 2, 2 हो गई। यहां पे सोडियम की परमाणु संख्या 2 1 2, यहां भी सोडियम की परमाणु की संख्या 2 1 2। तो अब सोडियम धातु पूरी तरीके से संतुलित, अधातु क्लोरीन भी संतुलित। तो अब क्या करेंगे, हम ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। ऑक्सीजन में परमाणुओं की संख्या कितनी है अभिकारक में, 1। उत्पाद में परमाणुओं की संख्या कितनी है, 2 1 2। तो यानी कि ऑक्सीजन असंतुलित है। ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, हम उत्पाद वाले में क्या करेंगे, ऑक्सीजन में 2 से गुणा कर देंगे। जब 2 से गुणा करेंगे, यहां पे ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2, यहां पे भी ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2, ऑक्सीजन संतुलित। ऑक्सीजन को संतुलित करने के बाद फिर से धातु देखेंगे, धातु संतुलित है कि नहीं। सोडियम की परमाणु संख्या 2, यहाँ भी सोडियम की परमाणु संख्या 2। फिर अधातु को देखेंगे, क्लोरीन की परमाणु संख्या 2 1 2, यहाँ पे भी क्लोरीन की परमाणु संख्या 2। तो यानी कि सोडियम और क्लोरीन, धातु और अधातु दोनों संतुलित हैं। तो हम क्या करेंगे, अब हाइड्रोजन को देखेंगे। यहाँ पे अभिकारक में हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है, 2 2 4। मतलब अभिकारक में हाइड्रोजन की परमाणुओं की संख्या कितनी है, 4 है। तो इधर उत्पाद में कितनी है, 2 1 2, यहां भी 2। तो 2 2 मिलके कितनी हो गए, 4। तो ये समीकरण अब पूरी तरीके से बैलेंस है। इसको आप नोट कर लीजिए। तीसरे एग्जांपल्स की बात करेंगे, लास्ट एग्जांपल। इसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, उसका सोल्यूशन हम देंगे। यहाँ पे Na2SO4 प्लस BaCl2 की क्रिया कराएं तो BaSO4 प्लस NaCl बना। अब इसको हमको क्या करना है, संतुलित करना है। पहले ये पता करना है संतुलित है या असंतुलित है। तो संतुलित असंतुलित का परिभाषा हमने बताया था कि अगर उत्पाद और अभिकारक में परमाणुओं की संख्या बराबर हो, अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर हो तो वह संतुलित है, अगर नहीं है तो वह असंतुलित है। असंतुलित को ही संतुलित करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है, 2। यहाँ पे सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है, 1। तो यानी कि ये समीकरण असंतुलित है। अब ये असंतुलित समीकरण है तो इसको संतुलित करेंगे। संतुलित करने के लिए हमने नियम दिया था कुछ, उस नियम में हमने क्या बताया था, सबसे पहले धातु को संतुलित करते हैं। तो धातु इसमें कौन सा है, क्या धातु है, सोडियम। तो सबसे पहले किसको संतुलित करेंगे, सोडियम को संतुलित करेंगे। अभिकारक में सोडियम की परमाणुओं की संख्या कितनी है, 2। उत्पाद में सोडियम की परमाणु की संख्या कितनी है, 1। तो क्या करेंगे, 1 में 2 से गुणा कर देंगे। 1 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। तो अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई, दोनों सेम हो गई। अब दोनों सेम हो गई तो अगले धातु की बात हम करेंगे। अगला कौन सा है, सल्फर। सल्फर यहां पे अभिकारक में सल्फर के परमाणु की संख्या कितनी है, 1। यहां पे भी सल्फर में परमाणु की संख्या कितनी है, 1। तो यानी ये भी संतुलित है। अब हम अगली टॉपिक पे बात करते हैं, ऑक्सीजन। उसके बाद बेरिलियम की बात करते हैं। बेरिलियम की परमाणु की संख्या कितनी है, यहां पे 1, यहां पे भी 1। तो ये भी संतुलित है, इसको नहीं करेंगे। उसके बाद क्लोरीन के देखेंगे। क्लोरीन की परमाणु की संख्या अभिकारक में कितनी है, 2। उत्पाद में भी
2 1 जा 2, 2, यानी कि क्लोरीन भी संतुलित है। अब ऑक्सीजन को देखते हैं। यहां पे अभिकारक में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी है? 4। यहां पे कितनी है? 4, यानी कि ये भी समीकरण अब संतुलित हो गया है। इसको भी नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। देखिए अब हम बात करेंगे असंतुलित समीकरण को क्यों संतुलित करते हैं। असंतुलित समीकरण को क्यों संतुलित करते हैं, तो आइए चर्चा करते हैं असंतुलित समीकरण को क्यों संतुलित किया जाता है। असंतुलित समीकरण को क्यों संतुलित किया जाता है इसके बारे में बात करेंगे। आप लोग कक्षा 9 में पढ़े होंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उस नियम में क्या बताया गया था? द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता, ना ही उसका विनाश किया जा सकता है। तो हम उसी के आधार पे समझेंगे कि संतुलित असंतुलित समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। इस नियम में क्या बताया गया है? द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसका विनाश किया जा सकता है, ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है। तो हम देखेंगे कि क्या बताया है इसमें। सबसे पहले द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, यानी कि परमाणु किसी भी समीकरण में अभिकारक के परमाणुओं की संख्या और उत्पाद की परमाणुओं की संख्या दोनों बराबर होनी चाहिए। कोई भी समीकरण लेंगे उनमें क्या देखेंगे हम? अभिकारक की परमाणुओं की संख्या और उनके उत्पाद के परमाणुओं की संख्या दोनों बराबर हो। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं? यहाँ पे सोडियम की संख्या, सोडियम की परमाणु संख्या 2, यहाँ भी सोडियम की संख्या परमाणु की संख्या 2, यहाँ पे क्लोरीन की परमाणु संख्या 2, यहाँ पे भी क्लोरीन की परमाणु की संख्या 2, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 4, यहाँ पे 2 4, यहाँ भी। तो यानी कि दोनों अभिकारक एवं उत्पादों में इनका द्रव्यमान संख्या दोनों क्या है? बराबर है। इसीलिए हम क्या करते हैं? असंतुलित समीकरण को संतुलित करते हैं। द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसी वजह से हम क्या करते हैं? असंतुलित समीकरण को संतुलित करते हैं। ठीक है, तो बच्चों आपको हमारा ये चैनल पसंद आया होगा, हमारी वीडियोस पसंद आई होगी। अगर किसी प्रकार के कोई क्वेश्चन होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए। आपका वीडियो आपके स्क्रीन पे वीडियो आपके यूट्यूब पर लगातार मिलती रहेंगी।